Me, Priyanka, is describing the topic physiological variables affecting respiration. रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। हमारे पास यहाँ पे मेनली टू फैक्टर्स है। कौन कौन से? कॉम्प्लियंस एंड इलास्टिसिटी। कॉम्प्लियंस अगर देखते हैं तो कॉम्प्लियंस का मीनिंग होता है स्ट्रेचेबिलिटी या फिर डिस्टेंसेबिलिटी। जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारे लंग्स बाहर की साइड स्ट्रेच होते हैं। देखो, जब भी हमने क्या रेस्पिरेशन किया तो हम जो एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, वो हमारी एल्वियोलाइज के अंदर जाती है और एल्वियोलाइज के अंदर जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ हमारे लंग्स भी वहाँ पे स्ट्रेच होते हैं। उस स्ट्रेचेबिलिटी को कॉम्प्लियंस बोलते हैं। और यहाँ पे हमारी एल्वियोलाइज के बीच में क्या होते हैं? सरफेक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, जो जब हम एक्सप्रेशन करते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे कोलैप्स होने से बचाते हैं। एक एल्वियोलाई को दूसरी एल्वियोलाई से वहाँ पे कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो यहाँ पे सरफेक्टेंट का भी रोल होता है। तो ये क्या होती है? हमारी कैपेबिलिटी होती है, हमारे लंग्स कितने तक डिस्टेंसेबिलिटी कर सकते हैं, कितने तक वो स्ट्रेच हो सकते हैं। द एफर्ट रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट एल्वियोलाई, और ये एफर्ट्स होते हैं कि हमारे जो एल्वियोलाई वो कितने तक हमारी इन्फ्लेट हो सकती है, यानी कि वो फैल सकती है। जब एयर हमारी एल्वियोलाइज के अंदर जाती है तो हमारी जो एल्वियोलाई वो कितने तक एक्सटेंड कर सकती है और उसके साथ में हमारे लंग्स कितने तक एक्सटेंड करेंगे। हमारे एक्सटेंड होना ही क्या कहलाता है? कॉम्प्लियंस। व्हेन द कॉम्प्लियंस इज लो, जब क्या है? हमारा कॉम्प्लियंस लो होता है, यानी कि वो पूरे तरीके से फैल नहीं रही होती। जो हमारी एल्वियोलाइज हैं या फिर हमारे लंग्स है, अगर वो वहाँ पे पूरे तरीके से फैल नहीं रही है, फैल क्यों नहीं रही? क्योंकि वहाँ पे सरफेक्टेंट में कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ जाती है। सरफेक्टेंट इनसफिशियंट है वहाँ पे, पूरी तरह से सरफेक्टेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सरफेक्टेंट क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड होता है जो हमारी एल्वियोलाइज यानी कि हमारे लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है और वहाँ पे वो फ्रिक्शन होने से बचाता है। और जब वहाँ पे अगर सरफेक्टेंट कम होगा तो क्या हमारे एल्वियोलाइज अच्छे से इनसफिशिएंट होगा, तो एल्वियोलाइज अच्छे से एक्सटेंड नहीं हो पाएंगे, वहाँ पे फैल नहीं पाएंगे। When the compliance is low, the effort needed to inflate the lungs is greater than the normal. जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो उससे ज़्यादा हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, यानी कि वहाँ पे हमें फोर्सफुली तरीके से हमें इंस्पिरेशन करनी पड़ती है। यानी कि जब भी हम सांस लेंगे तो उस टाइम पे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हम फोर्सफुली यानी कि बलपूर्वक हम सांस लेते हैं। ये सिर्फ किसके कारण है? कॉम्प्लियंस के कारण, यानी कि हमारे लंग्स अच्छी तरह से फैल नहीं रहे होते और लंग्स ना फैलने की वजह से एल्वियोलाइज के अंदर जब सरफेक्टेंट इनसफिशिएंट है तो उसकी वजह से हमारे वहाँ पे क्या इलास्टिसिटी और कॉम्प्लियंस में वहाँ पे दिक्कत आती है। इनसफिशिएंट सरफेक्टेंट होने की वजह से ही वहाँ पे कॉम्प्लियंस हो जाती है, यानी कि उनकी स्ट्रेचेबिलिटी अच्छे से नहीं होती और स्ट्रेचेबिलिटी अच्छे से नहीं होने की वजह से ही हमें वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। किस टाइम पे? जब हम इंस्पिरेशन करते हैं। इसमें आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। इन सम डिजीज, जब हमें कुछ डिजीज हो जाते हैं, जब हम सांस अच्छे से नहीं ले पाते, जहाँ पे इलास्टिसिटी इज रिड्यूस और व्हेन इनसफिशिएंट सरफेक्टेंट इज प्रेजेंट। जब भी हमारी इलास्टिसिटी या फिर हमारा कॉम्प्लियंस, इलास्टिसिटी तो क्या होता है? उसको वापसी आना लंग्स का, ये आगे मैं करवाऊंगी आपको। कॉम्प्लियंस क्या होता है? जब वो हमारे स्ट्रेच नहीं हो रहे तो वहाँ पे क्या हमारे इनसफिशिएंट सरफेक्टेंट होते हैं, यानी कि सरफेक्टेंट का अमाउंट कम होता है। इसी वजह से हमारे लंग्स पूरी तरह से फैल नहीं पाते और फैल ना पाने की वजह से ही वहाँ पे हम अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते। ये सिर्फ किसकी वजह से होता है? इन्फ्लेट ऑफ द लंग्स, यानी कि हमारे जो लंग्स है वो अच्छी तरीके से वहाँ पे इन्फ्लेट नहीं हो पाते, इसलिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत होती है सांस लेते टाइम पे। उसके बाद है इलास्टिसिटी। देखो, वो हमारे कॉम्प्लियंस के अंदर तो था क्या कि वो स्ट्रेचेबिलिटी, कितने स्ट्रेच होते हैं, कितने वो ऊपर तक जाते हैं। ये ग्राफ है, अगर ग्राफ के अंदर हम देखते हैं तो क्या जो हमारे लंग्स है वो कितने ऊपर तक जाते हैं, ये तो था कॉम्प्लियंस से। उसके बाद है इलास्टिसिटी, यानी कि जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो लंग्स वापसी भी तो उसी पोजिशन पे आते हैं। तो रिकॉइल जब हो जाती है, यानी कि हमारे लंग्स वापसी उसी पोजिशन पे आना जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। कॉम्प्लियंस क्या है? इसका जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो ही गया होगा। कॉम्प्लियंस क्या? लंग्स का फैलना, और इलास्टिसिटी क्या? उसका वापसी उसी पोजीशन पे आना, वो क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। इट इज़ द कैपेबिलिटी टू रिकॉइल, यानी कि दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाना क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। जब हमारे क्या एल्वियोलाइज के अंदर एयर जाती है तो एयर के कारण वहाँ पे हमारी कॉम्प्लियंस आ जाता है, स्ट्रेचेबिलिटी हो जाती है। लेकिन जब एयर को हम एक्सपायर करते हैं, यानी कि बाहर इन एक्सहेल करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे लंग्स जो हैं या फिर हमारी एल्वियोलाइज है वो उसी जगह पे आ जाती है
और यहाँ पे सरफेक्टेंट प्रेजेंट होता है, सरफेक्टेंट उनको फिर से कोलैप्स होने से बचा लेता है। यहाँ पे क्या होता है, द इलास्टिक फाइबर्स द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड दिस एबिलिटी। हमारे लंग्स के अंदर क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जो किसका टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू का। इलास्टिक फाइबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स की वजह से ही हमारे लंग्स वापसी उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। अगर वहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं होती तो हम एयर को बाहर नहीं निकाल पाते। इलास्टिसिटी वहाँ पे नहीं होती तो क्या है, हम एयर को अच्छे से बाहर नहीं निकाल पाते, यानी हम सांस को बाहर नहीं छोड़ पाते और हम रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरी नहीं कर पाते, और रेस्पिरेशन ना होने की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसलिए क्या एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसकी इलास्टिसिटी मेनली डिपेंड करती है उस रेस्पिरेशन के ऊपर, ठीक है। तो लंग्स के अंदर क्या हमारे इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लंग्स को वापसी उसी पोजीशन पे ले आते हैं, और वापसी उसी पोजीशन पे आने की वजह से ही हमारी जो एयर होती है वो बाहर एक्सपायर हो जाती है, यानी कि हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम दिस टर्म इज यूज्ड बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर ईच रेस्पिरेशन। जब भी हम हर बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि वन ब्रीथ अगर हम करते हैं, वन रेस्पिरेशन हम करते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो उस टाइम पे हमारी क्या ये एबिलिटी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की कि जब भी हमारे लंग्स हमारे एक्सटेंड होंगे, यानी कि वो क्या है स्ट्रेच होंगे, या फिर कॉम्प्लियंस वहाँ पे आएगी, डिस्टेंसिबिलिटी वहाँ पे आएगी, तो उसी के बाद जैसे ही हमारे वहाँ पे क्या है इलास्टिक टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो इलास्टिसिटी उनको जो हमारे लंग्स हैं उनको वापसी उसी पोजीशन पर ले आती है, जिसकी वजह से हम सांस छोड़ते हैं। तो उसके बाद क्या है, इफ़ द इलास्टिसिटी इज लॉस्ट, अगर क्या इलास्टिसिटी वहाँ पे नहीं हो पाती, अच्छे से हमारे लंग्स उसी पोजीशन पर नहीं आ पाते, तो हमारी क्या है देन फोर्सफुली एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन वुड अक्कर। उसकी वजह से क्या होगा, हम फोर्सफुली तो सांस लेंगे, तो यानी कि कॉम्प्लेंस पे भी साथ में अफेक्ट होगा, और क्या है हमारी जो इलास्टिसिटी है उसके ऊपर भी अफेक्ट है, तो उसके दौरान हम सांस को भी पूरी तरह से नहीं छोड़ पाएंगे, यानी कि सांस लेने में भी दिक्कत होगी हमें, और सांस छोड़ने में भी हमें दिक्कत होगी, इंस्पिरेशन में भी और एक्सपिरेशन में भी। और इसी कारण से हमारे लंग्स की जो डिजीज होती है वो मेनली इसी कारण से होती है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लियंस एंड इलास्टिसिटी में वहाँ पे दिक्कत आ जाती है लंग्स के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर शो कर रखा है, यहाँ पे लेबर्ड ब्रीदिंग, यानी कि जब भी हमें क्या सांस लेने में दिक्कत होती है, हम फोर्सफुली सांस लेते हैं, उस टाइम पे हमारी जो नॉर्मल प्रोसेस होती है उसमें हमारी एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस होती है, जो मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी करवाया था। लेकिन जब हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि जब भी हमारी कॉम्प्लियंस या फिर इलास्टिसिटी में कहीं पे दिक्कत आ जाती है, हमारे लंग्स या तो फैल नहीं पाते या फिर वापसी नहीं आ पाते, तो उसकी वजह से हमारे रेस्पिरेशन में वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ पे जो हमारी प्रोसेस होगी वो दोनों इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों क्या होंगे, एक्टिव, क्या होंगे वो दोनों के दोनों एक्टिव, क्योंकि हमें सांस लेने में भी दिक्कत है, उस टाइम पे भी हमारी एनर्जी लग रही है, और सांस छोड़ने में भी हमें दिक्कत है, उस टाइम पे भी हमारी एनर्जी लग रही है, और एनर्जी लगती है तो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्टिव प्रोसेस वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे क्या, इंस्पिरेटरी एरिया एक्टिव, जो हमारा इंस्पिरेटरी एरिया होता है सांस लेने में हमें क्या वहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो हमें फोर्सफुली यानी कि एनर्जी लगा के हमें सांस लेना पड़ रहा है वहाँ पे इंस्पिरेशन करना, और इसी तरह से जब हमें सांस छोड़ना पड़ रहा है, एक्सपिरेशन करना होता है, तो उस टाइम पे भी हमारी एनर्जी लगती है। तो दोनों की दोनों क्या प्रोसेस होगी, हमारी एक्टिव प्रोसेस। जो हमारे इंस्पिरेशन जब हम करते हैं तो हमारे डायफ्राम और कुछ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, जब हम सांस लेते हैं तो कौन से मसल्स आते हैं वहाँ पे, हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो हमारी क्या कॉम्प्लायंस करवाती है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में वहाँ पे दिक्कत है, उसी की वजह से तो क्या हमारा जो लंग्स की स्ट्रेचेबिलिटी है वहाँ पे डिस्टेंसिबिलिटी है उसमें दिक्कत आई है, और उसके साथ में हमारे जो दूसरे मसल्स होते हैं, जब भी हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हो तो उसके साथ में कुछ हमारे शोल्डर के मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स भी उस टाइम पे हमारी हेल्प करते हैं सांस लेने में। जब भी हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारे शोल्डर की मसल्स और हमारे क्या कुछ पेक्टोरियल मसल्स एंड सम एब्डोमिनल मसल्स आर हेल्पिंग इन ब्रीदिंग। तो ये वाली मसल्स हमारी एक्टिव हो जाती है, और उसके साथ में हमारी फोर्सफुल इंस्पिरेशन होता है। देखो आपने जब भी देखा होगा कि अगर कभी कभी आपका कोई कहीं से कोई रास्ता ब्लॉक हो जाता है,
सांस लेने का, तो उस टाइम पे हमें फोर्सफुली ब्रीदिंग लेनी पड़ती है। जैसे कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि नोज ब्लॉक हो जाती है, नेजल ब्लॉकेज वहाँ पे हो जाती है, तो उस टाइम पे भी हमें क्या है फोर्सफुली इंस्पिरेशन करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे हमें हमारे जो हमारी शोल्डर मसल्स होते हैं और एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, उस टाइम पे भी उन मसल्स के ऊपर अफेक्ट होता है। लेकिन वो बात अलग है और यहाँ पे बात अलग है। यहाँ पे हमारे लंग्स के कॉम्प्लियंस और इलास्टिसिटी पे यहाँ पे दिक्कत आती है। तो यहाँ पे जब होगा अफेक्ट हमारा, तो उस टाइम पे भी नॉर्मल सी बात है कि हमारी शोल्डर और एब्डोमिनल वाली मसल्स पे भी अफेक्ट होता है, और इसी की वजह से हमारी क्या फोर्सफुली इंस्पिरेशन होती है। यानी कि कॉम्प्लियंस और इलास्टिसिटी की दिक्कत होने की वजह से ही फोर्सफुली इंस्पिरेशन होता। और इसी तरह से जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो वहाँ पे भी क्या, वहाँ एक्सपिरेशन के टाइम पे हमारे कौन से मसल्स आते हैं, मेनली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का, और कुछ हमारे एब्डोमिनल मसल्स का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। आप देखना कि फोर्सफुली जब हम क्या ज़्यादा अमाउंट में सांस छोड़ते हैं, वहाँ पे तो नॉर्मली अगर दिक्कत आ जाती है, लेकिन अभी हम नॉर्मल है, तो जब हम ज़्यादा अमाउंट में अगर हम एक्सपायर करना चाहते हैं अपने एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उस टाइम पे हमारे एब्डोमिनल मसल्स पे अफेक्ट होता है। आप ये प्रोसीजर करके देखना, ज़्यादा अमाउंट में सांस छोड़ के देखना, तो हमारे क्या है एब्डोमिनल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वहाँ पे खिंचाव बनेगा। और इस तरह से जब हम सांस छोड़ते हैं तो वहाँ पे भी क्या है फोर्सफुली एक्सपिरेशन होता है। ये सब किसकी वजह से है, कॉम्प्लियंस एंड इलास्टिसिटी की वजह से। ताकि जब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो लंग्स है वो अच्छी तरीके से वहाँ पे स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं, और फिर क्या रिकॉइल भी वहाँ पे अच्छी तरह से नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये थे हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं।